कौन कौन आ गया है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो करवाऊंगी, और क्योंकि कल मैंने आप लोगों को इसका एक टेस्ट भी भेजा था, तो आप लोग जो है वो इसमें कुछ जो है कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोग को समझ में नहीं भी आई थी। ये एक साथ के साथ ही ये जो है एक दूसरी क्लास के लिए भी रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये लाइव क्लास जो है वो मेरी चल रही है, जो मैं ऐप पे लेती हूँ लाइव क्लास, और उसी में ही जो है इस दूसरे जो है वो रिकॉर्डिंग भी जो है वो चल रही है। तो ये कैसा ऐप पे क्या अनुभव रहता है वो आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐप पे क्लास किस प्रकार से चलती है, वो दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग जो है वो इस पे हो रही है। और वैसे ये लाइव क्लास जो है वो ऐप पर चल रही है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। मैंने तीसरा फ़ोन उठा रखा है और मैं उसमें स्टूडेंट से अपने बात भी कर रही हूँ। सुमन, गुड इवनिंग। और मैं आज आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो करवाऊंगी। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो करवाने के लिए मैं आप लोगों को ले रही हूँ, मैंने अपना बुक जो है वो ले ली है, और फिगर्स ऑफ स्पीच में कौन सी वाली करवाऊंगी ये देख लीजिए। आज हम लोग जो फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे वो इमेजिनेशन बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे, कि फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। तो ये पहला पॉइंट है। वेदर यू हैव नोट्स और नॉट, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो आप लोग समझते चलिएगा, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछूंगी इसमें, ठीक है। तो पहली जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है जो बेस्ड ऑन जो है वो है पर्सोनिफिकेशन, और इसके साथ ही मैं आपको पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी एक साथ ही जो है वो समझाऊंगी कि दोनों में अंतर क्या है, पैथेटिक फैलेसी में और पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर है, ठीक है। अब पर्सोनिफिकेशन का बारे में समझिए। किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जब ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज़ दे दी जाती हैं उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। किसी भी इनएनिमेट, एक निर्जीव वस्तु को जब ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर मैं इसको इसमें लिखूँ, किसी भी निर्जीव वस्तु को ह्यूमन फीलिंग्स दी जाती हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो पर्सोनिफिकेशन है इसके मैं अगर आपको एग्जांपल्स बताऊं तो ये देखिएगा, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, निर्जीव वस्तु में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अगर हम इनको जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह बात करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, वेनिस द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ लिबर्टी। वेनिस द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ लिबर्टी। अब आप इसमें एक देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया, वेनिस, वेनिस जो है वो जगह का नाम, उसे हमने किससे कहा है कि वो लिबर्टी की, लिबर्टी आप जानते हैं किसे कहते हैं, लिबर्टी का जो है, लिबर्टी को पर्सोनिफाई कर दिया, उसकी जो है वो सबसे बड़ी जो है वो बच्ची है, तो लिबर्टी को पर्सोनिफाई, लिबर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसकी एल्डेस्ट चाइल्ड जो है वो किसे बना दिया, वेनिस को। तो हम एक जब नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन जो है वो कहा जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब अगर मैंने ये कहा कि भाई ये तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, अब पैथेटिक फैलेसी क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए कि पैथेटिक फैलेसी क्या होता है। पहले आप यहाँ तक जो है इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सुमन ये देख लेना। और लोग भी जो आ गए हैं, हिना, सुमन, मीनाक्षी, ये सब लोग आ गए हैं। तो आप लोगों ने अगर यहाँ तक देख लिया हो तो मुझे बता दीजिए कि अगर पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया हो तो मैं पैथेटिक फैलेसी समझाऊं। जल्दी जल्दी लिख दीजिए, बता दीजिए पैथेटिक फैलेसी समझाऊं फिर मैं। बस सुमन का ही जवाब आया है। अब मैं पैथेटिक फैलेसी के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए,
सबसे पहले पैथेटिक फैलेसी के बारे में आपको लग रहा होगा पैथेटिक का क्या मतलब होता है, मैं एक एक करके चीज समझाती हूँ। सबसे पहले दिस टर्म वॉज इन्वेंटेड बाय, ये टर्म किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? दिस टर्म वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन। ये जॉन रस्किन के द्वारा ये टर्म इन्वेंट की गई थी इन 1856। किसमें की गई थी? मॉडर्न पेंटर्स। ये बुक का नाम है मॉडर्न पेंटर्स। वॉल्यूम 3 चैप्टर 12। ये यहाँ तक जो है ये जो पैथेटिक फैलेसी है, ये टर्म जो है वो इन्वेंट करी थी जॉन रस्किन ने 1856 में। देखिए पोएट्स तो इसे बहुत पहले से यूज़ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है ना, ये जॉन रस्किन ने दी थी 1856 में। कौन सी बुक में? मॉडर्न पेंटर्स वॉल्यूम 3 में। जब कभी आप अगर एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनमें जब लिटरेरी टर्म्स आप पढ़ते हैं तो ये भी पता होना चाहिए ये टर्म आखिरकार दी किसने है, ठीक है। तो अब आप इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने जो है पैथेटिक फैलेसी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पैथेटिक जो वर्ड है, तो पैथेटिक का क्या मतलब है? पैथेटिक का यहाँ कहीं से कहीं तक भी मतलब जो है वो एक मिनट जरा मैं चाय ले लूँ। पैथेटिक का यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी मतलब मिजरेबल या दयनीय नहीं है। पैथेटिक का यहाँ मतलब है कि इम्पार्ट मतलब होता है टू गिव, इम्पार्टिंग इमोशंस टू समथिंग एल्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पैथेटिक फैलेसी जो टर्म है वो किसने दी? जॉन रस्किन ने दी। कब दी? 1856 में दी। दोनों के मेक को साथ में मैंने क्यों लिखवाया है? इमेजिनेशन पे आधारित है। देखिए पैथेटिक फैलेसी में क्या करते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग्स प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग्स दे दी जाती है, जब प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन फीलिंग्स दे दी जाती हैं तो वो पैथेटिक फैलेसी। तो आप सोचोगे इसमें और पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर है? ये पर्सोनिफिकेशन का एक तरीके से सिर्फ पार्ट कहा जा सकता है। हर ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग नहीं है और उसे ह्यूमन क्वालिटी दे दो, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। लेकिन पैथेटिक फैलेसी उसका एक भाग है। जब आप नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन फीलिंग्स में दिखाते हैं, ह्यूमन फीलिंग्स एट्रीब्यूट कर देते हो, उसे पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। जैसे अगर कोई इंसान दुखी हो और वो ये कहे आप बारिश हो रही हो कि आज मेरे साथ आसमान भी रो रहा है, तो यानी कि आपने नेचर की नेचुरल उसको अपने ह्यूमन फीलिंग्स एट्रीब्यूट कर दी, तो दैट इज़ पैथेटिक फैलेसी। तो मेरी बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई हो तो बताओ कि पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी अगर समझ में आ गई हो तो बताओ भाई, दोज हु आर प्रेजेंट, जो लोग प्रेजेंट है सभी लोग बता दें। आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल से समझाती हूं। देखो एग्जाम्पल्स देखो इसके। Earth felt the wound. Earth felt the wound and nature from her seat sighing through all her works gave signs of woe। पहला ये है, और एक और लाइन आपको देती हूँ। ये कॉलरिज की क्रिस्टबेल से ली गई है लाइन, ये मिल्टन की लाइन्स हैं। द वन रेड लीफ the last of its clan that dances as often as dance it can। ये कॉलरिज की क्रिस्टबेल से ली गई है।
तो आप जरा इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए। पहला एग्जाम्पल है अर्थ फेल्ट द वुंड। अर्थ, मदर अर्थ, नेचर का ऑब्जेक्ट, अर्थ ने उस घाव को महसूस किया एंड नेचर फ्रॉम हर सीट, और नेचर जो अपनी सीट से, नेचर को देखो, हर सीट साइंग थ्रू ऑल हर वर्क्स, नेचर जो है वो अपनी हर कृति के माध्यम से आहें भर रही थी, गेव साइंस ऑफ वो, और नेचर जो है वो दुख के चिन्ह दिखा रही थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पैथेटिक फैलेसी का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन फीलिंग्स जो है वो दी गई है। दूसरी चीज, ये कॉलरिज की जो क्रिस्टोबेल है, द वन रेड लीफ, वो एक इकलौती लाल पत्ती, द लास्ट ऑफ इट्स क्लैन, जो अपने उसकी आखिरी वो थी पत्ती, दैट डांसेस, देखिए लीफ को कहा गया है डांसेस, वो नाचती है, ऑफन एज डांस इट कैन, जितना वो नाच सकती है। तो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दिए गए हैं। अब कोई ये सोचे एज लगा हुआ है तो सिमिली है, जो बात मैंने पहले भी कही थी, सिमिली में दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कंपेयर किया जाता है। हर एज, हर लाइक सिमिली नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा था कि पोप इज एज इंटेलिजेंट एज ड्राइडन, तो दैट इज नॉट एट ऑल सिमिली, बिकॉज बोथ पोप एंड ड्राइडन वर पोएट्स, तो उनके बीच में तुलना जो है वो नहीं हो सकती। तो ये एक बेसिक जो है वो उससे ऊपर उठिए, और यहां पर आपको बताया कि ये पैथेटिक फैलेसी के एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल सही, जो जवाब मेरे बच्चों के आ भी रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो यहां तक मुझे बताओ भाई बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई मेरी बात समझ में? वेरी गुड। हाँ ही ना, कुछ पूछना है? मीनाक्षी, इज एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं पूछना? अच्छा, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो पैथेटिक फैलेसी और उसमें, अच्छा पैथेटिक से मैंने आपको बताया, पैथेटिक अब जब आप पेपर देने बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। अगर आपसे वो पूछता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैथेटिक, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 2013 का जो पेपर आया था तो उसमें GAOL का मीनिंग पूछा हुआ था कि नहीं, उसका था कि अब GAOL था, पता नहीं कौन सा था, एक ऐसा वर्ड था जो ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग से उतर रहा है, एक वर्ड था जो ये पूछा गया था कि भाई ये चीज़ क्या है, तो उसमें साधारण सा किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया, जबकि वो था एक वो बोलने का तरीका था कि वो राइटिंग स्टाइल था। तो ऐसे ही अगर आपसे ये पूछते हैं कि भाई ये पैथेटिक फैलेसी में पैथेटिक वर्ड दे दिया कि पैथेटिक स्टैंड्स फॉर, तो लिखा गया कि भाई पैथेटिक स्टैंड्स फॉर जो है कि मिजरी या मिजरेबल के लिए है, तो वो उसका लिटरल मीनिंग है। पैथेटिक फैलेसी में पैथेटिक का मतलब क्या है? फीलिंग्स को किसी और को एट्रीब्यूट कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ पैथेटिक। ठीक है भाई, सभी लोग समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ तक पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको दूसरी फिगर ऑफ स्पीच समझाऊंगी, एपोस्ट्रोफी। और ये समझाने के बाद मैं आप लोगों को आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, डेड मेटाफर और मिक्स मेटाफर, वो भी समझाऊंगी, जो कल मैंने आपको टेस्ट दिया था, तो शायद उसमें कुछ कन्फ्यूज़न जो है वो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एपोस्ट्रोफी समझा रही हूँ। तो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच देखिएगा। अब एपोस्ट्रोफी से एक साधारण दिमाग में ये आता है कि जहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया नहीं वहाँ एपोस्ट्रोफी हुई नहीं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। एपोस्ट्रोफी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड एपो। एपो का मतलब होता है अवे, एंड स्ट्रेफो मीन्स होता है टर्न। तो इसका मतलब होता है टर्निंग अवे, लिटरली मीनिंग टर्निंग अवे। अब एपोस्ट्रोफी में क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी में जो एड्रेस करते हैं, एड्रेस किस किस को किया जाता है? टू अ डेड पर्सन, to a dead person, or to a dead person, or to a person who is absent, who is absent,
इसके अलावा ये किया जाता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। जब एपोस्ट्रोफी से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को करा जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल भी बन जाता है, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को। तो जब इनमें से हम इनको संबोधित करते हैं तो ये अपने आप पर्सोनिफिकेशन जो है वो बन जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी ग्रीक वर्ड टर्निंग अवे, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो वही। हाँ, क्या पूछ रही थी रजनी? आई वॉज गोइंग टू आस्क यू दिस। क्या पूछने वाली थी मुझे बता दो। हाँ रजनी, क्या पूछ रही थी बता दो। हाँ, मिक्स मेटाफर मैं अभी बताऊंगी ना। अभी पहले ये जो आपके इमेजिनेशन पे आधारित है इन्हें करवा दूं, फिर आपको वही मिक्स मेटाफर और वही सब करवाऊंगी मैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ग्रीक वर्ड है एपो और स्ट्रेफो, एड्रेस टू अ डेड पर्सन और टू अ पर्सन हु इज़ एब्सेंट, जो व्यक्ति है नहीं। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं अगर आपको, मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो यहाँ पर हम किसको संबोधित कर रहे हैं? मिल्टन को। एपोस्ट्रोफी में क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है कि मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो यहाँ पर हम संबोधित कर रहे हैं मिल्टन को। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे एक एग्जाम्पल आया था, ये यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से है। ये जो है ये जो पोएम है द डेजर्टेड विलेज, और ये इस पोएम में कहीं से कहीं तक भी ये क्वेश्चन जो है मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था, स्वीट ऑबर्न द लवलीएस्ट विलेज। तो इसकी जो पूरी थी कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ था, तो इसकी लाइन थी स्वीट ऑबर्न द लवलीएस्ट विलेज की जो इस तरीके से था, स्वीट ऑबर्न द लवलीएस्ट विलेज ऑफ द लैंड, इस तरीके से था। तो यहाँ पर ऑबर्न जो है विलेज का नाम था, और उसे कहा जा रहा था कि तुम जो कि इस लैंड के सबसे खूबसूरत विलेज थे। और इसकी आगे की लाइन थी जहाँ पर पीस और हैप्पीनेस और प्लेंटी जो है वो रहा करती थी। तो जब हम किसी एक ऐसी चीज़ को संबोधित करते हैं, एक इनएनिमेट चीज़ को भी संबोधित करके की बात करते हैं कि भाई ऑबर्न तुम एक ऐसे विलेज थे जिसमें हेल्थ रहती थी, जिसमें प्लेंटी रहती थी, तो चाहे वहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आए या ना आए, आप अगर इनएनिमेट चीज़ को भी संबोधित कर रहे हो तो वो चीज़ एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। तो जैसे यहाँ पर था, मैं इस एग्जाम्पल को भी पूरा कर देती हूँ, जो एक्चुअली लाइन मैं भूल गई हूँ। ये डेजर्टेड विलेज की लाइन्स हैं, स्वीट ऑबर्न द लवलीएस्ट विलेज है। तो हम अगर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी अगर संबोधित कर रहे हैं, भले ही इनएनिमेट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे एक है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, ये बहुत फेमस लाइंस हैं, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अगर वहाँ पर फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन उसे कह रहे हैं कि कमजोरी तेरा नाम ही औरत है, भाई कमजोरी को कंपेयर कर रहे हैं, उसको फ्रेलिटी उसको कह रहे हैं, संबोधित करके कह रहे हैं कमजोरी, ओ कमजोरी तेरा नाम ही औरत है। तो वो चीज़ क्या हो रही है कि वो वहाँ पर हम पर्सोनिफाई भी कर रहे हैं और वहाँ पर हम उसको संबोधित भी कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो क्या है आपका एपोस्ट्रोफी। इसके अलावा अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखें तो ये है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जो शैली ने अपनी उसमें कहा है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, कि भाई जो वेस्ट विंड को संबोधित करता हुआ वो कह रहा है कि यदि आज विंटर्स हैं तो क्या कल जो है वो स्प्रिंग नहीं होगा। इफ़ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो किसे संबोधित कर रहा है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को संबोधित कर रहा है। तो वो भी क्या है? दैट इज़ एपोस्ट्रोफी। तो बताओ ये एपोस्ट्रोफी तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ये है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में ज़रूरी नहीं है
कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आए ही आए। यदि हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी संबोधित कर रहे हैं और कॉमा लगा हुआ है लेकिन हम संबोधित कर रहे हैं, जैसे आपने कहा किसी को हम बुलाते हैं, जब वोकेटिव केस होता है जो नाउन में जब पढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि करण कम हियर, तो जब हम किसी को संबोधित कर रहे होते हैं कॉमा लगा के, संबोधित करना ही जो है वो क्या होता है, दैट इज़ एपोस्ट्रोफी। अब मुझे बता दीजिए सभी लोग, जो लोग प्रेजेंट हैं, कि समझ में आ गया नहीं आया? भाई सभी लोग बता दीजिए, जितने लोग प्रेजेंट हैं। बिल्कुल भाई, उसमें फ्रेलिटी देखो, एक ही उसमें हम कहीं भी वो कर सकते हैं। पहली बात देखो, अगर मैंने यहां पे कहा अगर हम यहां कह रहे हैं कमजोरी तेरा नाम ही औरत है, तो हम फ्रेलिटी को पहले हमने संबोधित करा, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तेरा नाम ही औरत है, ठीक है, कमजोरी तेरा नाम है, कमजोरी को हम जो है वो जो है क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन अपने एपोस्ट्रोफी में अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या इनएनिमेट चीज़ को संबोधित करते हो तो वो अपने आप ही पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। यानी कि उसमें दो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, आपकी ये भी होती है, पर्सोनिफिकेशन भी है, और उसमें आपका एपोस्ट्रोफी भी है। तो इसमें जो है दाई नेम इज़ वुमेन, कि वो कमजोरी को क्या कह रहा है कि तेरा नाम ही क्या है, वो औरत है, कमजोरी तो औरत है, तो वो जो है इसमें यहाँ पर और कंपैरिजन भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से यस यस यस, वो मैंने आपको पहले ही बोला कि अपोस्ट्रोफी में अगर आप इनएनिमेट चीज़ को संबोधित कर रहे हो तो आप उसे अपने आप ह्यूमन बीइंग मान रहे हो। हाँ जी, चलिए अब मुझे बताइए, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? अगर एपोस्ट्रोफी भी समझ में आ गया हो तो बता दीजिए। और ये जो स्वीट ऑबन वाली लाइंस थी, ये प्रकाश की बुक में दी हुई है, और वो जो है उसमें था कि कैसे हम किसी भी इनएनिमेट चीज़ को भी जो है वो संबोधित करके, कैसे संबोधित करके करते हैं। यहाँ तक हो गया है? सभी लोग बता दीजिए। तो मैं आगे बढ़ूँ। देखिए नेक्स्ट इज आपका इमेजिनेशन पे ही है, हाइपरबोल। हाइपरबोल या एग्जैजरेशन ग्रीक वर्ड है, इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है एक्सेस। अथाह में कोई चीज़ होती है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब एक्सेस होता है, ओवर स्टेटमेंट होता है। अब एक बार ये क्वेश्चन आया था कि इसका उल्टा क्या है, तो हाइपरबोल का ऑपोजिट होता है लिटोट्स, अंडरस्टेटमेंट। हाइपरबोल का उल्टा होता है लिटोट्स, और ओवर स्टेटमेंट होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के जो है वो बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। और हाइपरबोल के लिए ही हम एक और भी जो बिल्कुल ही जो है विच कैन नॉट हैपन एट एनी टाइम, तो हम उसके लिए एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, एडिनेटेड, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी चीज़ में जो है वो एग्जैजरेशन किया जाता है, तो आप उसको देखिएगा। अब यहाँ तक है, पहले मैं आपको एग्जांपल्स लिखवा के दिखा देती हूँ। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। और एक और एग्जाम्पल लिख रही हूं, वाई मेन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। देखिए एग्जाम्पल्स देख लीजिए,
यूफेमिज्म जो है, मीनाक्षी ने मुझसे पूछा मैम यूफेमिज्म क्या जो है वो काइंड ऑफ हाइपरबोल है। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि जब आप किसी बात को तारीफ प्रशंसा के उसमें बोलते हैं या किसी बात को कवर अप करके बोलते हैं तो दैट इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इज नॉट ऑलवेज एग्जैजरेशन। तो आप यहाँ तक जरा देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई। मियोसिस भी बताऊंगी अभी। यूफेमिज्म मैंने आपको बता दिया। और इसका ये देखिएगा कि हाइपरबोल और एडिनेटन में, एडिनेटन का मतलब होता है विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, वही चीज़ हाइपरबोल और एडिनेटन है। एडिनेटन इसी का ही ओवर स्टेटमेंट है, ओवर एग्जैजरेशन है, तो इसी के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं एडिनेटन। तो देखो जैसे ये है कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, कि बेलिंडा मुस्कुराई और पूरा जो वर्ल्ड है वो खुश हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हाइपरबोल का। ए वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई, कि अगर नदी सूख जाती है तो मैं जो है उसे अपने आंसुओं से भर दूंगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज एग्जैजरेटेड ओवर स्टेटमेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो, 3 फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो मैं आपको मिक्स मेटाफर समझा देती हूँ, डेड मेटाफर, मिक्स मेटाफर समझाती हूँ। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब मिक्स मेटाफर समझा देती हूँ। चलिए अब मिक्स मेटाफर और डेड मेटाफर समझ लीजिए। पहले मिक्स मेटाफर समझा रही हूँ, इसको मिटा देती हूँ पहले। और तुमने मुझसे पूछा था मैम मियोसिस, मियोसिस भी बिल्कुल अंडरस्टेटमेंट ही है, इसी के लिए यूज़ करते हैं। लिटोट्स भी अंडरस्टेटमेंट है, मियोसिस भी अंडरस्टेटमेंट है। थोड़ा सा स्लाइड सा उसमें होता है, वो भी सब समझाऊंगी। पहले अब आप लोग जो है मिक्स मेटाफर के बारे में लिख लीजिए, जरा मिक्स मेटाफर समझा दूँ मुझे। और कल वाला जो था वो भी देखिए। मिक्स मेटाफर आपको लिखना पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा मिक्स मेटाफर। देखिए, when two or more metaphors or cliches are jumbled together, often illogically, for illogically, और ये है a ludicrous comparison। मैं थोड़ा सा के एग्जाम्पल्स लिख दूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका समझाती हूँ। देखिए
मेटाफर होता क्या है? मेटाफर का मतलब होता है, मेटाफर को हम डिवाइड करते हैं। मेटाफर में क्या होता है, टू अनलाइकली थिंग्स को कंपेयर करते हैं मगर उसमें एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं करते। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, ठीक है। अब क्या होता है, मिक्स मेटाफर का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा मेटाफर्स को या तो मिला दो, या जो क्लीशे है यानी कि जो घिसे पिटे मेटाफर्स है उन्हें आप मिला दो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मिक्स मेटाफर कहा जाता है। और ये इलॉजिकल होते हैं। इनका एक मेन एम जो होता है वो क्या होता है कि एक ल्यूडिक्रस, एक हास्यापद जो है, एक हास्यापद जो है प्रभाव जो है वो डालना। तो आप जैसे इसका एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैं भी इसमें आपको करवाऊंगी। देखिए, व्हेन टू और मोर मेटाफर्स और क्लीशे का मतलब होता है घिसे पिटे, जब इनको इलॉजिकली मिला दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो आपस में मिल ही रहे हैं, मगर घिसी पिटी कहावतों को मिला दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, मिक्स मेटाफर कहलाते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन द नाजी जैकबूट्स सिंग देयर स्वान सॉन्ग। आपको पता है कि स्वान सॉन्ग जो होता है कि आखिरी कृति को स्वान सॉन्ग कहा जाता है। तो जब भाई देखो, स्वान सॉन्ग है, ये कहा जाता है कि भाई जब स्वान जो है वो मरने वाला होता है उससे पहले एक ऐसी ध्वनि निकालता है जिससे पता चलता है कि बस उसकी ही इज़ अबाउट टू डाई। तो जब भी स्वान सॉन्ग से हम आखिरी कृति को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है व्हेन द नाजी जैकबूट सिंग द स्वान सॉन्ग, तो नाजीज को यानी कि जो सैनिक हैं उनको नाजी जैकबूट्स उन्हें कंपेयर किया, और सिंग देयर स्वान सॉन्ग कि वो जो है जब व्हेन द नाजीज सिंग देयर स्वान सॉन्ग, तो ये आप ये देखिए, ये दो मेटाफर्स मिला दिए, नाजी जैकबूट्स और स्वान सॉन्ग। तो दो मेटाफर्स को मिला दिया है कि भाई उनकी तुलना करी है, नाजीज की सैनिकों की तुलना करी है, और यहाँ पर उनकी आखिरी जो है वो उस आखिरी जो कृति है उसको कंपेयर किया गया है। तो जहाँ पर दो मेटाफर्स को मिला दिया जाता है, दो या दो से ज़्यादा मेटाफर्स को मिला दिया जाता है केवल एक हास्यापद सा इम्पैक्ट देने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड मेटाफर कहा जाता है। अब ये जो कल आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल था हैमलेट की सोलिलोक्वी में से था, जो मैं लिख रही हूँ वो इस तरीके से था। ये देखिए, मिक्स मेटाफर का एग्जांपल है, टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स। तो अगर आप यहां पर इसको पढ़ें, टू टेक आर्म्स अगेंस्ट सी ऑफ ट्रबल्स, तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि हैमलेट जो है अपने ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड को, सी ऑफ ट्रबल कह रहा है, अपनी जो परेशानियां हैं उन्हें क्या कह रहा है, सी ऑफ ट्रबल्स। टेक आर्म्स, कि टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स, कि भाई जो है कि आप आर्म्स, युक्तियों को कंपेयर किया जा रहा है आर्म्स से, और सी ऑफ ट्रबल्स किसे कहा जा रहा है, परेशानियों को कहा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है किससे, समुद्र से। तो भाई समुद्र को क्या कह दिया गया है कि कंपेयर करा गया है कि समुद्र जो है वो परेशानियां जो है वो किससे कंपेयर करी गई हैं, अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को उसने सी ऑफ ट्रबल्स कहा है। तो ये मेटाफर हो गया। आर्म्स कहा है, युक्तियों को उसने आर्म्स कह दिया है। तो जब दो मेटाफर्स को मिला दिया है तो इसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड मेटाफर। अब मुझे बताइए कि यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। मिक्स्ड मेटाफर, तो फिर मैं आपको डेड मेटाफर समझाऊं। जल्दी जल्दी बताओ। युक्तियों को कहा गया है कैसे उनको सॉल्व किया जाए। देखो, ऐसे समझो इसको कि जब हम दो चीज़ों को, दो मेटाफर्स को मिला लेते हैं, दो मेटाफर्स को, मेटाफर तो समझते हो, मेटाफर का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज़ की तुलना करते हो किसी चीज़ से मगर तुलना के शब्द नहीं लगाते। अब तुलना करते हो, तुलना के शब्द नहीं लगाते, उसे क्या कहा जाता है, मेटाफर कहा जाता है। जैसे अगर तुमने ये कहा कि दिस इज टेम्पेस्ट इज हिज स्वान सॉन्ग, तो टेम्पेस्ट को किससे कंपेयर कर रहे हो, स्वान सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हो गया भाई। स्वान सॉन्ग वैसे तो मेटाफर ही तो हो गया ना, कि आखिरी कृति को तुमने क्या कह दिया, स्वान सॉन्ग कह दिया।
ठीक है। तो अब तुमने जो है वो स्वान सॉन्ग वर्ड ले लिया, इसके अलावा जैसे इसमें वर्ड में सी ऑफ ट्रबल्स ले लिया, तो सी ऑफ ट्रबल्स है, तुमने परेशानियों को किससे कंपेयर कर लिया, सी से, परेशानियों को कंपेयर कर लिया सी से। और परेशानियों को सॉल्व करने के लिए जो युक्तियां लगाई जाती हैं उन्हें तुमने किससे कंपेयर कर लिया, आर्म्स से, टू टेक आर्म्स। अब यहाँ पे आर्म्स है, या तो उस आर्म्स को हम हथियार मान सकते हैं या उसमें हथियार के रूप में ही लेते हैं, टू टेक आर्म्स, कि भाई आर्म्स जो है हम किसके लिए ले जा रहे हैं, परेशानियों के लिए। तो आपने आर्म्स यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो ट्रिक्स थी उन्हें क्या कह दिया आपने, आर्म्स, उनसे कंपेयर करा। और जो परेशानी थी उसे किससे कंपेयर करा, सी से कंपेयर करा। तो दो मेटाफर्स आ गए। आपने सीधा तो नहीं कहा ना कि सीधा कुछ भी कह के कि द टैक्टिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अगर आप टैक्टिक्स वर्ड्स यूज़ करते आर्म्स की जगह तो वो सिंपल होता, प्रॉब्लम्स सी ऑफ उसकी ट्रबल्स की जगह यूज़ करते तो वो सिंपल वर्ड होता। आपने उन्हें कंपेयर किससे कर लिया, टैक्टिक्स के लिए आपने यूज़ करा क्या, आर्म्स, और आपने प्रॉब्लम्स के लिए क्या यूज़ करा, सी ऑफ ट्रबल्स। तो दो मेटाफर्स हो गए, इसीलिए ये क्या हो गया, मिक्स मेटाफर। अब बताओ भाई, अब मैंने दोबारा भी समझा दिया, अब बताओ। हाँ भाई, अब जो जो लोग सुन रहे थे वो बताओ भाई, समझ में आई नहीं आई बात मेरी। आ गई पक्का, ऐसे होती है, समझ गए, वेरी गुड। इस तरीके से कि भाई आपको मिक्स मेटाफर, मैंने बताया ना दो और मोर मेटाफर्स है, टू और मोर मेटाफर्स, तो उनको जो है केवल एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कहा जाता है, दैट इज वी कॉल मिक्स। अब ये दोनों चीज समझ गए ना कि कैसे हैं, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं हम डेड मेटाफर। अब सबसे पहले अगर आपको मेटाफर के बारे में, भाई आपको सबको मेटाफर के बारे में पता है कि मेटाफर होता क्या है, ठीक है। अब हम डेड मेटाफर लेते हैं। डेड मेटाफर से समझो क्या होता है कि डेड मेटाफर का मतलब होता है कि वन विच हैज बिकम सो कॉमन दैट one which has become so common that it ceased to be that एक मिनट, we have ceased to be aware of the discrepancy between vehicle and tenor। अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझाती हूँ कि क्या है, साधारण शब्दों में समझना। डेड मेटाफर का मतलब होता है कि जब भी हम कभी किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो एक इमेज हमारे सामने आती है। एक इमेज क्या आता है, एक इमेज ऐसी आती है कि हमारे सामने जिस चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं ना उसकी इमेज आती है। लेकिन डेड मेटाफर्स का मतलब होता है जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली जाती है, इतनी ओवर यूज्ड हो जाती है कि उसकी इमेज आनी बंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, डेड मेटाफर। अब इसका तुम एग्जाम्पल समझो। अगर मैंने तुम्हारे सामने ये वर्ड लिखा डेडलाइन, तो तुम्हारे दिमाग में क्या वर्ड आएगा, तुम पहले सिर्फ मुझे इतना बताओ, डेडलाइन से तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं वो मुझे बताएं, डेडलाइन से तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा। लास्ट। हाँ भाई, और मीनाक्षी, हिना, रजनी, सब बताओ क्या लास्ट टाइम क्लीशे वर्ड है डेडलाइन। क्लीशे तो है मगर डेडलाइन से क्या समझते हो। अब तुम पूछोगे अब हमको क्या, अच्छा अगर मैंने यहाँ लिखा द टाइम इज रनिंग आउट, तो तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई इमेज आ रही है, द टाइम इज रनिंग आउट, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई इमेज आ रही है। लास्ट लिमिट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ,
ये जो डेडलाइन है ना, ये वर्ड ऐसा आया था कि प्रिजनर के सामने एक लाइन खींच दी जाती थी और ये कहा जाता था कि अगर प्रिजनर ने इस लाइन को पार करा तो ही विल बी शॉट, उसको जो है गोली मार दी जाएगी। वहाँ से ये वर्ड आया डेडलाइन। तो अगर हम किसी भी लास्ट की चीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसे कंपेयर किससे करते हैं? डेडलाइन। कि भाई ये जो है ना डेडलाइन है, कि भाई इसके बाद नहीं कर सकते आप काम, तो डेडलाइन है। तो ये डेडलाइन जो वर्ड है वो आया कहाँ से? कि भाई प्रिजनर्स के लिए, वो लक्ष्मण रेखा होती है ना, प्रिजनर्स के लिए एक लाइन खींच दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि अगर इसको पार करने की कोशिश करोगे तो तुमको गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो आप ये सोचो कि अब वो इतना यूज़ हुआ, डेडलाइन इतना यूज़ हुआ कि हमारे दिमाग में वो प्रिजनर्स की इमेज नहीं आती, हमारे सामने एक वो आती, डेडलाइन को हम समझ जाते हैं डेडलाइन का मतलब क्या है। तो ये हो गया डेड मेटाफर। ऐसे ही टाइम इज़ रनिंग आउट से अगर तुम समझो तो पहले के समय में एक वो सैंड वो बनाते थे जिससे जो है वो, अगर टाइम इज़ रनिंग आउट, ये जो इमेज है ना वो इसकी है कि वो एक वो आवर ग्लास होता था, आवर ग्लास, ये आवर ग्लास होता है ना, आवर ग्लास, इसको आवर ग्लास कहते हैं। तो ये आवर ग्लास जो होता था इसमें सैंड ऐसे गिरती थी, तो ऐसे, तो भाई उससे ये ले लिया कि समय जो है वो तेज़ी से बीत रहा है, तो ये आनी चाहिए, कंपेयर इससे कर रहे हैं। लेकिन अब हम अगर कहते हैं टाइम इज़ रनिंग आउट तो हमारा मतलब होता है वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। तो जब ये इमेज हमारे सामने आती ही नहीं तो ये भी क्या हो गया? दैट इज़ क्लीशे। डेड मेटाफर इतना यूज़ हुआ कि इसकी इमेज आनी बंद हो गई, तो इसे कहते हैं दैट इज़ वी कॉल डेड मेटाफर। अब बताओ मेरी बात समझ में आई? कि समझे डेड मेटाफर क्या होता है? अगर अब ऐसे ही हम कहते हैं ना कि आर्म्स ऑफ द क्लॉक, ह्यूमन एनाटॉमी का काफ़ी यूज़ किया जाता है इनमें, लेग ऑफ द टेबल जो है, हैंड्स, आर्म्स नहीं, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, हैंड्स है, कहते हैं ना कि अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं छोटी सुई बड़ी सुई बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक है, ह्यूमन एनाटॉमी यूज़ कर रहे हैं। आपके दिमाग में ना ये नहीं आएगा आदमी के हाथ आएंगे, आपके दिमाग में घड़ी की सुइयाँ ही आएंगी। तो वो इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि उसका वर्चस्व ही ख़त्म हो चुका है, उसकी वो कंपैरिजन ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड डेड मेटाफर्स। समझे मेरे होशियारों या ना समझे? बताओ भाई, जल्दी बताओ, समझे नहीं समझे? जवाब जल्दी आने चाहिए, पक्का? चलो जिस दिन फ्रेंड कमरे से करवाऊंगी उस दिन तुमसे बात भी कर लूंगी, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये डेड मेटाफर तो हो गया। और अभी तुम लोगों से 1 मिनट की जो है वो फुर्सत वो लूँगी, ज़रा जो YouTube पे जा रहा है उनसे बात कर लूँ कि बस अभी आप लोगों की जो है क्लास वो यहीं तक होती है। उसके बाद मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।